ન હથકડી ન જેલ છતાં પણ કસ્ટડી। डिजिटल कस्टडी में आपको लिया जाए। इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सीक्रेसी, तो इसको अगर आपने लीक आउट किया तो 3 से 5 साल की जेल है। न जज न पोलीस न सीबीआई ऑफिसर छતાં પણ કરવામાં આવી કરોડોની છેતરપિંડી। कोर्ट में जैसे आवाज़ें आती हैं उसी तरीके की पूरी सारी आवाज़ आती थी उसमें, ऑर्डर ऑर्डर और उस टाइप की, मतलब जो भी कुछ होती है आवाज़। કેવી રીતે લખનૌના એક મહિલા પ્રોફેસર બન્યા 3 કરોડની ઠગાઈનો શિકાર। માત્ર એક કોલથી તમારી જિંદગીમાં ઉથલ-પાથલ મચી શકે છે। કલ્પના કરો કે એક દિવસે સવારે જાગતા જ તમને એક કોલ આવે। સામે છેડે રહેલી વ્યક્તિ પોતાની જાતને પોલીસ ઓફિસર, આઈપીએસ ઓફિસર, સીબીઆઈ એજન્ટ કે જજ ગણાવે છે। તમને કહેવામાં આવે છે કે ગંભીર અપરાધ બદલ તમારી વિરુદ્ધ તપાસ ચાલી રહી છે, તમારા ફોનને ટ્રેક કરવામાં આવી રહ્યો છે અને તમારા એકાઉન્ટ્સની તપાસ થઈ રહી છે। તમારી ધરપકડ પણ નક્કી જ છે। જો કે અહીં એક ટ્વિસ્ટ છે। હથકડી અને જેલના સળિયાના બદલે આ કથિત અપરાધીઓ ડરનો ઉપયોગ કરે છે। તમને તમારા ફોન મારફત ડિજિટલ કસ્ટડીમાં મૂકે છે। ડિજિટલ એરેસ્ટની આ ભયાનક વાસ્તવિકતા છે। તમારા ભરોસા અને ડરનો ગેરલાભ લઈને આ નવું સ્કેમ કરવામાં આવે છે, જ્યાં સાયકોલોજીકલ માઇન્ડ ગેમ અને ટેકનોલોજીનો ખૂબ જ ખરાબ રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જ્યાં સાયબર ક્રિમિનલ્સ પોતાની જાતને અપરાધીઓ ગણાવે છે અને જુઠ્ઠાણાઓની જાળમાં નિર્દોષ વ્યક્તિઓને ફસાવે છે। લખનૌના જાણીતા એસોસિએટ પ્રોફેસર રુચિકા ટંડન આવા જ એક ડિજિટલ દુઃસ્વપ્નનો ભોગ બન્યા છે। આપણી સાથે રુચિકા ટંડન આજે જોડાયા છે અને તેમની પાસેથી જ સમજીશું કે કેવી રીતે તે આ સાયબર શિકારીઓનો ભોગ બન્યા। તો હવે એ સમજવું છે કે લખનૌની પીજીઆઈ કોલેજના પ્રોફેસર જે શિકાર બન્યા છે એમની સાથે આ ફ્રોડ કરનારા લોકોએ કેવી રીતે કાવતરું કરી, તેમને કેવી રીતે શિકાર બનાવ્યા, એ સમજવું છે। रुचिका जी, सिलसिलेवार बताइए कि आपके साथ पहले तो क्या हुआ, जब पहले दिन फ़ोन आया तो आपको क्या कहा गया और जो लोग बैठे थे उन्होंने आपसे किस तरह से बात की? मुझे फ़ोन आया कि एक अननोन नंबर से कि आपका फ़ोन बंद कर दिया जाएगा क्योंकि आपके जो नंबर के अगेंस्ट हम एक मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में केस में बहुत सारे हैरेसिंग मैसेजेस भेजने के लिए कॉल्स आ रहे थे, तो उसके अगेंस्ट एक केस रजिस्टर्ड है। इसलिए हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं पुलिस की तरफ से कि आपका जो नंबर है वो बंद कर दिया जाएगा और इसके साथ जो और जितने भी नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर्स, वो सब बंद कर दिए जाएंगे। तो व्हेन आई आस्क्ड कि ये क्या है, उन्होंने कहा कि इनफैक्ट मेरे को बहुत दिनों से मैं इस तरीके के कॉल्स, फेक कॉल्स आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप बात कर लीजिए और एक कॉल ट्रांसफ़र की। उन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर बताते हुए कॉल ट्रांसफ़र की और उन्होंने बताया कि आपके फ़ोन पर ये सब रजिस्टर्ड है, जो हैरेसिंग मैसेजेस आ रहे हैं लोगों को, ये केस रजिस्टर्ड है, तो इसके लिए आपको नंबर्स बंद हो जाएंगे, नहीं तो आपको इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा। और इसके अलावा हम लोग चेक कर लेते हैं एक और जो आपका फ़ोन है नंबर है वो उसके किसी बैंक अकाउंट से भी लिंक्ड है और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, एक वो केस भी आपके अगेंस्ट है, जो उसमें 7 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। नरेश गोयल अकाउंट की मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप इन्वॉल्व सस्पेक्ट हैं उसमें आप, तो आपको अरेस्ट करने के हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो मैं अपने सीनियर से बात कर लेता हूँ कि
डिजिटल कस्टडी में आपको लिया जाए। आफ्टर दैट उन्होंने बात की अपने जो भी, और फिर सीबीआई ऑफिसर से भी बात कराई और एक नया फ़ोन खरीदवाया और उसमें कहा कि डिजिटल कस्टडी में 7 कि आपको जो भी हमेशा कनेक्टेड रहना है और स्काइपी और व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहना है, वो डाउनलोड कराया और फिर कहा कि इस मैटर को आप किसी को बता नहीं सकते हैं क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, तो इसको इट इज़ अ सीक्रेट, तो उसको आपको किसी से शेयर नहीं करना है। और फिर उन्होंने कोर्ट केस चलाया 6-7 दिन, 3-4 जो 2-3 हियरिंग्स करवाई कोर्ट में, एक जज भी आते थे उसमें, और फिर ये कहा कि सारी जो भी अपनी जो भी अकाउंट्स में जो कुछ है उसका आपको एक सरकारी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, और अगर वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में पता चलता है कि सब कुछ क्लियर है तो फिर ये केस वापस हो जाएगा और रिलीज़ ऑर्डर्स मिल जाएंगे, नहीं तो तब तक कस्टडी, डिजिटल कस्टडी में ही रहना है। और इसके बाद उन्होंने अलग अलग बैंक अकाउंट्स अपने वो देते थे और मैंने अपने जो भी पैसा है उसमें ट्रांसफ़र किया। बिल्कुल। फिर आपसे उन्होंने बात कैसे आगे बढ़ाई, उन्होंने क्या कहा जब आपने ये बताया कि मैं इस तरह से बात कर रही हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या था? फर्स्ट कॉल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था और फर्स्ट उसके असल में वो लगातार कनेक्टेड थे, वो इस जो व्हाट्सएप या फिर स्काइपी के थ्रू कॉन्टिन्यूसली वो कनेक्टेड ही थे। 5 मिनट्स में अगर व्हाट्सएप कॉल कभी डिस्कनेक्ट होती थी तो उसको फिर से कनेक्ट करना रहता था, और स्काइपी कॉल के साथ भी ऐसा ही था। और अगर व्हाट्सएप कभी डिस्कनेक्ट होता था तो वो फिर से कॉल बैक कर देते थे तुरंत। मतलब जी रुचिका जी, जब पैसों की बात आई तो वो लोग बार बार आपको क्या बताते रहते थे? उन्होंने बताया कि वो वेरिफिकेशन के लिए जब हम अकाउंट्स देंगे तो आपको वेरीफाई करना है और सारा कुछ हम नोट कर रहे हैं कोर्ट में, तो एक एक डिटेल्स आपको सब भेजनी है, कैसे आपने ट्रांसफ़र किया, क्या है, जो भी एंट्री, सब कुछ आपको देना है उनको। ओके। और वो पूरा सीबीआई और कोर्ट में केस चला रहे थे। जी, आपको जब भी कॉल आता था क्या क्या बात होती थी और कौन कौन आपसे बात कर रहा था? जो पहले जो TRAI वाले थे वो एक अलग आवाज़ थी, और ज़्यादा फिर एक IPS ऑफिसर करके जो बात कर रहा था वो अलग आवाज़ थी, और जो 3-4 लोग थे, मतलब एक जस्टिस करके जो था उसकी आवाज़ अलग थी, और CBI ऑफिसर, तो ये 4 लोग थे, एक कोई महिला की आवाज़ भी थी। जी रुचिका जी, क्या आपकी बात कोई तथाकथित IPS अधिकारी से भी करवाई गई थी और उन्होंने आपको क्या कहा? वही सबसे ज़्यादा टाइम तक बात कर रहा था, और वो कह रहा था कि मैं अपने सीनियर्स के साथ, जो CBI के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जब वो CBI वाला जो था वो कुछ कम टाइम के लिए आता था, ज़्यादातर टाइम यही जो सो कॉल्ड IPS ऑफिसर था यही कनेक्टेड रहता था, और जो भी वो कोर्ट के नोटिसेस भेजता था या जो सर्विलियंस रूल्स भेजता था वो सब यही ज़्यादा भेजता था। वो तो 24 आवर्स स्काइपी पर कॉल रहती ही थी, और जब स्काइपी, हाँ जी, मतलब कॉल तो रहती, वो उसमें मतलब ये था कि मुझे अपना फेस मतलब दिखता रहना दिखाना है उनको। जी जी जी, हाँ, किसी भी एक्टिविटी में। और अगर वो जिस समय में बाहर जा रही होती थी, उन्होंने कि अगर आप घर जब छोड़ोगे, घर से बाहर अगर निकलोगे, तो उन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप पर फिर आप कनेक्टेड रहोगे, तब आप ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप स्काइपी पर या वीडियो कॉल पर किसी के साथ हो, और फ़ोन मतलब आप ऐसे प्लेस करेंगे कि ये ना दिखे, और उस समय आप व्हाट्सएप पर अपडेट्स देंगे 5-5 मिनट की, वो चाहे ड्राइव करते किसी भी एक्टिविटी में। मेरी मदर थी, लेकिन वो क्योंकि ये कहा गया था कि इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सीक्रेसी, तो इसको अगर आपने लीक आउट किया तो 3 से 5 साल की जेल है,
और अगर आप उसमें सस्पेक्ट जिस केस में है, अगर उसमें प्रूव होता है कि कुछ गड़बड़ है तो 20 to 30 ईयर्स की जेल है, बट खाली बताने पर भी 3 to 5 ईयर्स की जेल है। और प्लस ये मतलब उन्होंने कहा था कि ये जो पैसा है वो इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अगर मतलब वही ऐसा था कि उसको नहीं, किसी को बताना ही नहीं है। जी, फेक आईपीएस से बात करने के बाद आपकी बात किससे करवाई गई थी? हाँ जी, एक वो सीबीआई के भी कोई वो कुछ टाइम के लिए वो भी आते थे बीच बीच में, सीबीआई के जो जब वो कोर्ट में हियरिंग और दिन में कई दिन वो भी कनेक्टेड रहते थे। कुछ टाइम के लिए आईपीएस वाले रहते थे, कुछ टाइम के लिए जो दूसरे जो सीबीआई के अधिकारी बता रहे थे वो भी रहते थे कुछ टाइम तक। वो दिन भर बैंक्स में लाइक भेजते रहते थे। और अभी इस बैंक में, अब इस बैंक में सारा, क्योंकि सारा उन्होंने रिकॉर्ड मांगा था कि किस किस बैंक में कितना पैसा है और सारा बैलेंस आप तुरंत बताओ, तुरंत स्टेटमेंट निकलवाओ, तुरंत मतलब सारी जानकारी जो भी कुछ है जो आपने किया उसकी डिटेल्स आप बताओ कि अब क्या है, इतनी देर क्यों लग रही है, अगर बैंक में देर लगे किसी काम में तो इतना टाइम क्यों लग रहा है। 5-5 मिनट में पूरी अपडेट दे रहनी होती थी। बिल्कुल। क्या वहाँ पे जज भी बैठे हुए थे, वहाँ पुलिस भी थी, और कितने लोग आपके सामने जो आपको वीडियो कॉल आया उसमें कौन कौन था? वहाँ आवाज़ आती थी जैसे कोर्ट, उन्होंने लोगोज लगा रखे थे, सीबीआई का लोगो था उसमें आईडीज के साथ, अपने आईडीज बताते थे, नाम के साथ अपने आईडीज बताते थे। और अलग जो जितने भी लोग आते थे वो सब अपना नाम और आईडी बताते थे, और पूरा जैसे कोर्ट में जैसे आवाज़ें आती हैं उसी तरीके की पूरी सारी आवाज़ आती थी उसमें। स्काइपी वीडियो कॉल, स्काइपी पर वो आते थे, वो लोग अलग अलग उनके लोग आते थे, अलग अलग मतलब डिफरेंट पीपल यूज्ड टू बी कनेक्टेड ऑन स्काइपी कॉल। नहीं, वो अपना नाम आईडीज हर बार बताते थे, और पूरा जैसे वो ऑर्डर और उस टाइप की मतलब जो भी कुछ होती है आवाज़, वो सब पूरा मतलब पूरा सब कुछ होता था। मतलब पूरा वो माहौल पूरा बना रहता था, और बिल्कुल वो रियल ही लगता था जो भी। और उन्होंने नोटिसेस भी भेजे थे, पूरा एक बहुत उसमें जिनमें लोगोज लगे हुए थे सीबीआई के वाटर मार्क्स के साथ, और जो प्लस जो उनके स्टैम्प्स लगी हुई थी जो उन्होंने पेटिशन और वो सब बनाई थी, तो वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही सब कुछ लगता था। नहीं, अलग अलग बैंक के अकाउंट्स में वो पूछते थे कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं कोई छूटना, मतलब सारे अकाउंट्स आपको बताने हैं। अगर क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो ट्रेस कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं सारे बैंक अकाउंट्स का, बैंक में उन्होंने सब अपने वो पता कर लेंगे। और प्लस पुलिस भी उन्होंने लगा रखी है विद इन सम रेडियस। उन्होंने ये भी दिखाया कि जो बाउंड्रीज, मतलब आप कंट्री नहीं छोड़ सकते, और सारे हमने बॉर्डर्स सील कर दिए, मतलब इस टाइप का भी कुछ वो भी था उसमें। तो वो अकाउंट्स का भी वो पूरा मांगते थे ना कि जो स्टेटमेंट है आप निकलवा के बताओ, या जो एंट्री है उसकी आप कॉपी भेजो, क्योंकि वो सारा कुछ बैंक में देना है। वो हर अपडेट्स, मतलब ही यूज्ड टू टेल मी दैट यू विल अपडेट मी इन एवरी 5 मिनट्स, 5 से ज़्यादा इतनी देर क्यों हो गई, यू हैव टू अपडेट मी इन एवरी 5 मिनट्स। वो उसी समय अकाउंट्स बताते थे, पहले वो बैलेंस पता करते थे, उसके बाद वो उसी समय अलग अलग अकाउंट्स, मुझे मतलब एक बार में एक अकाउंट देते थे, और फिर वो जब उसमें हो जाता था फिर वो एक दूसरा अकाउंट आता था कि वो नोटरी से लेके वो अकाउंट्स दे रहे हैं, उस चीज़ में वो आधा मतलब कुछ देर बैठाते थे, फिर वो दूसरा देते थे, और इसी तरीके से वो काम कराते थे। तो मुझे जब ये पूरा हो रहा था 6-7 दिन, उसके भी एक दिन बाद तो नहीं पता चला, उसके भी एक और दिन बाद जो सेकेंड डे, मतलब ये सब होने के भी सेकेंड डे
पता चला, डाउट हुआ थोड़ा सा, तो आकर डिपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर पर चेक किया कि क्या सीबीआई का कुछ ऐसा नया मेथड है इन्वेस्टिगेशन का और कोई न्यू लॉ है इस तरीके की। तो फिर वो उसमें देखा कि एक किसी मीडिया वेबसाइट पर दिया हुआ था, अ फेक पीपल मैस्करेडिंग एज अ फेक सीबीआई ऑफिसर और समथिंग लाइक अ फेक सीबीआई स्कैम। तो वो चीज़ दिखी तो मुझे तब भी थोड़ा सा ही डाउट हुआ, बिकॉज वो माहौल बहुत सही रियल लग रहा था। तो उसके बाद फिर जाके जो भी मतलब हमारा जो पुलिस स्टेशन है उसमें मैंने पता किया, तो दे टोल्ड दैट मतलब उन्होंने छूटते ही कहा कि पैसे तो नहीं ट्रांसफ़र किए। तो पता चला कि वो, देन आई टोल्ड कि पैसे तो ट्रांसफ़र कर दिए। फिर ये हुआ कि उसके बाद फिर उन्होंने भेजा साइबर पुलिस स्टेशन में, तो फिर वहाँ पर एफआईआर लॉन्च कराई। जी, डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए आप अपने अनुभव के आधार पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? पुलिस स्टेशन में उन्होंने कहा वो कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ करवाए हैं और आगे का वो प्रोसीजर करेंगे, कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और बाकी जो मैसेज तो यही है कि डिजिटल कस्टडी ऐसा कुछ नहीं होता है, और दूसरा कोई भी अगर कॉल आए तो उस पर बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, उसको थोड़ा सा मतलब इमीडिएटली नहीं रिएक्ट करना है। बस वही है कि किसी से डिस्कस कर सकते हैं या जो भी है, इमीडिएटली नहीं रिएक्ट करना है बस। अब वो यही कह सकती हूँ मैं, अभी तो यही समझ में आ रहा है। તો આ હતા રુચિકા ટંડન, જેમણે પોતાના અનુભવો શેર કર્યા, આપણી સાથે જોડાયા, એમનો આભાર। પણ અહીં સમજવા જેવી વસ્તુ એ છે કે જો કોઈ ફ્રોડ કરનાર વ્યક્તિ તમને કોઈ પણ ઓળખ આપીને જો તમને છેતરે છે તો પહેલાં સાવધાન થવું જરૂરી છે, કારણ કે રુચિકા ટંડન સાથે 2.5 કરોડ કરતાં વધારેની છેતરપિંડી થઈ છે। જો તમારા ફોન પર કોઈ અજાણ્યા નંબર પરથી મેસેજ આવે છે તો તેને ખોલતા પહેલાં 100 વાર વિચાર કરજો। જો આપના મોબાઈલ નંબર પર અજાણી લિંક આવે છે તો તેને ખોલતા પણ 100 વાર વિચાર કરજો। જો કોઈ વિદેશથી અથવા તો અનનોન નંબર પરથી આપને કોઈ ફોન આવે છે તો ફોન રિસીવ કરતા સાવધાન રહેજો, કારણ કે એવું પણ બની શકે કે આપણી સાથેની 5 સેકન્ડની વાત તમારો ઓડિયો પણ કેપ્ચર કરી શકે છે અને આ જ ઓડિયો મેસેજ આપના પરિવારના લોકો સુધી પણ પહોંચીને તમારા પરિવારને તે છેતરપિંડીનો શિકાર બનાવી શકે છે। એટલે અહીં સાવધાનીમાં જ સલામતી છે, કારણ કે સાયબર શિકારી આપની આસપાસ ડોળો લગાવીને બેઠા છે। તમારા પર જેવી તેમની નજર પડી કે દુર્ઘટના ઘટી સમજો, કારણ કે આ શિકારી એ રીતે જાળ ફેલાવીને બેઠા છે કે તે રોજે રોજ એક શિકારની રાહમાં બેઠેલા જ રહે છે। જો તમે પણ આવા સાયબર શિકારીઓથી બચવા માંગતા હો તો કોઈ પણ અજાણ્યા નંબર પરથી આવતો ફોન, અજાણ્યા નંબર પરથી આવતી મેસેજ, અજાણ્યા નંબર પરથી આવતી લિંક ખોલતા પહેલાં વિચાર કરજો, નહીં તો તમને પણ કોઈ બચાવી નહીં શકે। કાયદો સાયબર સિક્યુરિટીને લઈને ભલે બનાવવામાં આવ્યો હોય, પણ કેટલાક કિસ્સાઓમાં સાયબર સિક્યુરિટી પણ ના હાથ પણ એ વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચી શકતા નથી, કારણ કે આ નકલી દુનિયામાં બધું જ જો નકલી થતું હોય તો આ રીતે સાવધાન રહેવું જ એ જ તમારી સલામતી બની રહેશે। અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ। ફરી મળીશું આપને સ્પર્શતા મુદ્દા સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।